हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं दीपक खुराना आपको चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करवा रहा हूँ, क्लास 10th का। बेटा जी, जैसा कि अब तक हमने क्या किया इस चैप्टर में, हमने अब तक किया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंसिंग क्यों की जाती है, बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बैलेंसिंग क्या होती है। अब तक हमने बैलेंसिंग के ऊपर तीनों बात कर ली है। बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग क्यों होती है, बैलेंसिंग कैसे होती है। ये तीनों बातें, तीनों कंसेप्ट आपको अपलोड कर दिए गए हैं इस चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हो। सेकेंडली, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं तो ऑब्वियस है कि आज उनके लिए जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है, जब हमने केमिकल इक्वेशंस की थी तो उसके अंदर, केमिकल इक्वेशंस के अंदर टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े चेंजेस आए, थोड़े थोड़े हमने बदलाव किए, या यूं कहूं कि केमिकल इक्वेशंस को हमने मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया। टाइम के अनुसार बदलाव करके हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया। आज का टॉपिक यही है कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, या उसके अंदर जो कमियां थी उनको कैसे दूर किया गया। दोनों बातें एक ही है। आज चीज में इंप्रूवमेंट हो गया तो उसमें लास्ट टाइम हम कह देते हैं कि कमियां थी, या उसको कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया गया। ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। सबसे पहले कहता है, बाय रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट्स। कहता है कि हमारे पास मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे जेड एन जिंक, ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। तो हम इसमें क्या करते थे, इसमें कहता है कि हम जो भी इनकी फिजिकल स्टेट्स थी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, उसको मैच, उसको हम लिख देते थे। कहता है कि ऑब्वियस है कि फिजिकल स्टेट कैसी होगी, या तो सॉलिड की फॉर्म में होगा, स्मॉल एस लगा दिया ब्रैकेट में। कहता है या तो लिक्विड की फॉर्म में होगा, स्मॉल एल लगा दिया। अब कहता है कि कैसी स्टेट हो सकती है, गैसीय स्टेट हो सकती है, स्मॉल जी लगा दिया। इसके अलावा एक स्टेट और आप ध्यान रखोगे, एक्वा स्टेट, इसके लिए एक क्यू लगा दिया। एक्वा स्टेट का मतलब है कोई भी चीज पानी में जब डिजोल्व करवा दी जाती है, पानी में घोल दी जाती है, उसको हम लिक्विड फॉर्म में नहीं बोलते, उसे हम एक्वस फॉर्म बोलते हैं। वो पानी में घुल चुकी है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है बेटा। तो कहता है कि सॉलिड जिंक के साथ लगा दिया, क्योंकि जिंक एक मेटल है। हम इसमें H2SO4 एक्वस फॉर्म यूज करते हैं, AQ। ये भी एक्वस फॉर्म में बनेगा वाटर के अंदर ही, AQ। और थोड़ा सा इसे बेटर में लिख देता हूँ और अब करके एक बार। और ये गैस है, गैस के लिए स्मॉल जी। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, अब आजकल हम क्या यूज करते हैं, जो भी गैसियस फॉर्म्स होती हैं, गैसियस सब्सटेंस होते हैं, उसमें स्मॉल की जगह, जी की जगह हम अपवर्ड एरो भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक अपवर्ड एरो भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अपवर्ड एरो भी क्या है, वो बताता है कि गैस जो थी वो इवोल्व आउट होगी, बाहर निकल गई। अपवर्ड एरो भी क्या है, गैसियस स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने लग गए जो पहले नहीं करते थे। सेकंड, सेकंड आपके सामने है रिप्रेजेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी कि सिंपल में बात कर रहा हूं, जहां पर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो रहा है। अब पीपीटी क्या है, वैसे तो इसके बारे में मैं सेकंड लेक्चर में बात कर चुका हूं। जो सीरीज को कंप्लीट देखता हुआ तो समझ में आएगा पीपीटी क्या होता है। बेटा जी, दोबारा एक बार बता देता हूं, पीपीटी क्या होता है। कई बार रिएक्शंस के अंदर, कई बार रिएक्शंस के अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस बच जाते हैं या बन जाते हैं। इनसोल्यूबल अनडिजोल्व सब्सटेंसेस जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, अनडिजोल्व सॉलिड सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो जाती है, उसे हम बोलते हैं पीपीटीज, प्रेसिपिटेट। आपने शायद नाम सुना हो पीपीटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या प्रेसिपिटेट। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। उससे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से, यानी कि वो नीचे बैठ गई है चीज, डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी को। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। कहता है कि जब भी सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास है,
AgNO3। इसके एग्जाम्पल आपको 10th में कई बार देखने को मिलते हैं। एक्वा स्टेट में है, कहता है कि इसके साथ मैंने मान लो रिएक्ट करवा दिया NaCl को, ये भी पानी में घुला हुआ होगा। अब यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वो आगे बताऊंगा। रिएक्शन का नाम तो चल छोड़ो अभी इसको। ये आपके पास क्या है, एक सॉलिड की फॉर्मेशन होती है, डाउनवर्ड एरो लगा दिया मैंने इसमें। इसमें बन गया NaNO3। NaNO3 जो रहेगा वो एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये बात आपको समझाई जा रही है। ये अनडिजोल्व सब्सटेंस है जो पानी के अंदर, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये इसके नीचे बैठ जाएगा। ये हमारे सामने क्या बन रहा है, ये हमारे सामने क्या बन रहा है, एक पीपीटी बना रहा है। तो पीपीटी के कई एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में है। इस रिएक्शन को तो मैंने वैसे दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यही एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा। पहली इंफॉर्मेशन फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दो, दूसरी इंफॉर्मेशन प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो लगा के रिप्रेजेंट कर दो, थर्ड इंफॉर्मेशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स। कई बार क्या होता है बेटा जी, हम रिएक्टेंट में एसिड्स को यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, हम एसिड्स को यूज करते हैं हमारे रिएक्टेंट्स में। अब एसिड में भी जब आप लैब में भी देखोगे ना, लैब में भी बेटा जी एसिड की कंसंट्रेशन लिखी हुई होती है। अभी ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी कितनी डिटेल है वो देखेंगे। कहता है कि अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड होगा तो CNC के साथ डॉट, जैसे मान लो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो ऐसा लिखा मिलेगा कंसंट COC H2SO4, या वो डाइल्यूटेड है तो उसके साथ DIL डॉट H2SO4, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। कोई भी एसिड आपके पास है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, ये दिल नहीं है, डाइल्यूटेड की शॉर्ट फॉर्म है, कंसंट्रेटेड कॉन्क शॉर्ट फॉर्म है, ये लिखी हुई होती है। आ रही है मेरी बात समझ में? डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, ये वाटर, इसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसको डायरेक्ट हम लैब में कम देखने को मिलेगा। अभी आपको, आप छोटे हो, कंसंट्रेटेड एसिड उसका आपको भी ये लैब में ना देखने को मिले। अभी जो आप एसिड यूज़ कर रहे होगे वो डाइल्यूटेड कर रहे होगे। ठीक है बेटा, इसको हम यूज़ करके लिख देते हैं। आगे फोर्थ लिखेंगे। फोर्थ आपके पास है हीट चेंज। फोर्थ आपके पास है हीट चेंज की रिप्रेजेंटेशन, हीट चेंज की रिप्रेजेंटेशन, इस हेडिंग को लिख लेंगे। अब ऑब्वियस है कि कई बार क्या होता है, जब हम रिएक्शन करते हैं ना, आपने लैब में कभी रिएक्शन करी होगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा जिस बीकर में, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन को कर रहे हो, जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन को कई बार करते हो, तो थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है। आ रही मेरी बात समझ में? तो यानी कि वहाँ पे हीट का चेंज आ रहा है। जो हीट का चेंज है, या तो क्या होगा, दो तरह से होगा, या तो हीट इवोल्व आउट होती है रिएक्शन से, या हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन में। यही काम होगा ना। हीट इवोल्व होती है तो उन रिएक्शन को नाम दिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिनसे हीट एब्जॉर्ब की जाती है उन्हें नाम दिया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जिसमें हमने हीट एब्जॉर्ब की, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवोल्व हुई, बाहर निकली, रिलीज हुई, उन्हें नाम दिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मैं इसमें एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ये कहता है कि जैसे हीट एब्जॉर्ब की बात कर रहा हूँ, कोई भी सब्सटेंस आपने मान लो तोड़ना है, CaCO3 है, ये तोड़ना चाहते हो, ये हीट, ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आजकल हीट जो है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से। ये जो ट्रायंगल का साइन अगर आपको एरो के ऊपर लिखा मिल गया तो इसका मतलब यहाँ पे हीट दी गई है। हीट लिखने की जगह शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं उसके साथ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब भी हीट ही है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चे कहते हैं जी एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल दो। वैसे तो एक्सोथर्मिक के अंदर हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं। बाकी एक मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देता हूँ। N2 ये गैसीय स्टेट में है, O2 ये गैसीय स्टेट में है। कहता है कि यहाँ पे हीट दी जाती है और यहाँ बनता है ये। ठीक है, हाँ एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। डबल, हाँ डिस्प्लेसमेंट आपका, सॉरी एक्सोथर्मिक होंगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। क्लियर है बेटा? अब तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े वो 4 पढ़ लिए। पहला पॉइंट पढ़ा जिसमें हम फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा सबको? दूसरा हमने पढ़ा पीपीटी की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा? उसके बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ
एसिड्स को पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा जी आप सबको। उसके बाद मैंने आपको बताया हीट का चेंज पढ़ते हैं। ये बात आपको अब तक समझ में आई थिंक आ गई होगी। ये 4 पॉइंट्स हमने देखे। उसके अलावा कहता है जो फिफ्थ पॉइंट होता है कई बार अलग सी कोई कंडीशंस दे रखी होती हैं, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट। कहता है कई बार हो सकता है रिएक्शन में आपको दे रखा हो कि ये रिएक्शन इसी टेम्परेचर पे होगी, इसी प्रेशर पे होगी और इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी। अब बच्चे कहेंगे जी ये नया वर्ड आपने क्या लिख दिया कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट को अभी आप सिर्फ इतना डिफाइन करके लिख लो। कैटालिस्ट क्या होता है बेटा जी, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। कैटालिस्ट क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को जनरली फास्ट करता है, जो रिएक्शन को फास्ट करवाता है, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं कैटालिस्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी इजी, आपने सिर्फ एक पढ़ना है इसको, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा कैटालिस्ट क्या होता है डिफाइन करो एग्जाम्पल दो, वो नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए डाल रहा हूँ ताकि बच्चों को पता हो, जब आप 11th-12th में जाओ साइंस लो तो आपको पता होना चाहिए भाई ये वर्ड हमने सुना हुआ है, टीचर कभी प्रैक्टिकल में कुछ पूछ ले, पता होना चाहिए भाई ये चीज़ कैटालिस्ट क्या होता है। देखें जैसे मैंने एग्जांपल लिया अमोनिया बनाने का, N2 गैस, H2 गैस, और इसको हम बैलेंस करेंगे। ये बन गई आपके सामने अमोनिया। अब इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। कंडीशंस कैसे आ जाती हैं, कहता है कि यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन आ जाती है कि ये रिएक्शन जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी। ये रिएक्शन जो है वो 200 एटमॉस्फेरिक, ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की एक यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। वैसे प्रेशर को नापने की कई यूनिट है, बार है और mm/Hg है और एटमॉस्फेरिक ATM है। आ रही है मेरी बात समझ में, इसको भी आपने भी नहीं करना। और कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं आयरन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। ये पॉइंट जो है आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट कह सकते हो, ये है। बाकी आज की वीडियो में कोई लॉजिकल बात थी नहीं, कोई कंसेप्चुअल बात थी नहीं। आज इतनी ही रखूँगा वीडियो, कोई ज़्यादा बड़ी कंसेप्चुअल बात नहीं थी, सिंपल बातें थी भाई कैसे केमिकल इक्वेशंस को इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है आप लोगों के लिए, कैसे कैसे वो टाइम टू टाइम चेंजेस है। ये चेंज एक दिन में नहीं आए, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट लगी कि ये चेंजेस उसके बाद आने शुरू हुए। PPTs बनना, फिजिकल स्टेट्स का चेंज आना। कई बार कैसा होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो ये कंडीशन है। एरो के ऊपर हम लिखते हैं सनलाइट, एरो के नीचे में कई बार क्लोरोफिल भी डाल देते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी होनी जरूरी है, सनलाइट भी होनी जरूरी है। तो एक कंडीशंस है, वो भी तो केमिकल चेंज हमारे सामने हो रहा है। तो बेटा यही मैं बता रहा हूँ आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कलर का चेंज भी आ जाता है कई बार, हीट का मैंने आपको बताया, फिजिकल स्टेट का चेंज बताया, कंडीशंस बताई, PPT की फॉर्मेशन बताई। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, जितनी चीज़ें हम ऐड करते चले जाते हैं हमारी रिएक्शन उतनी इन्फॉर्मेटिव बनती चली जाती है। एक इतनी सी रिएक्शन से ही मुझे सब कुछ पता लग गया कि भाई ये रिएक्शन किस कंडीशन पे हो रही है, कौन सी हमने गैसियस सब्सटेंस लिए, कितना हमने प्रेशर लिया। एक रिएक्शन सब कुछ बयां कर देती है, ये वो वाली बात है। ये मुहावरे की तरह बन गई है भाई, एक छोटा सा मुहावरा बहुत कुछ बता देता है, बहुत कुछ समझा देता है। तो वो पंक्ति की तरह बन गई ये चीज़। अब क्लियर बेटा, अब ज़्यादा डिटेल में आपको देता नहीं, आज मैं इतना रखता हूँ। आज के लिए इतना ही। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। तो आपने वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।